चले बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस को पढ़ने और समझने से पहले ज़रा हम ये देख लेते हैं कि उनको यूज़ करने की ज़रूरत या पर्पज़ या नीड ही क्यों होती है। तो उसके लिए मैं आपको हमारे चैप्टर 8 का एक टॉपिक दिखाता हूँ। छोटा सा टॉपिक है लेकिन वो जस्टिफिकेशन है कि हम क्यों पढ़ें फंक्शन एंड प्रोसीजर्स को, या हम क्यों यूज़ करें इनको। ये देखिएगा, ये एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास फंक्शन एंड प्रोसीजर्स की जस्टिफिकेशन के लिए, के चैप्टर 8 में, कि क्रिएटिंग अ मेंटेनेबल प्रोग्राम। यानी मेंटेनेबल प्रोग्राम बनाना। मेंटेनेबल मींस के एक तो होता है कि सिर्फ प्रोग्राम बनाना, डेवलप करना, डिज़ाइन करना, जो चल भी रहा हो, वर्केबल भी हो। लेकिन मेंटेनेबल मींस जो कि जिसकी मेंटेनेंस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो सके लेटर ऑन। तो उसके लिए जो चार पांच चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। नंबर वन, कि मेंटेनेबल प्रोग्राम शुड ऑलवेज यूज मीनिंगफुल आइडेंटिफायर नेम्स। ठीक है, फॉर ऑल दीज थिंग्स। ये जब मैंने आपको पहली दफ़ा आइडेंटिफायर नेम्स पढ़ाया, जब हम वेरिएबल्स की या कांस्टेंट्स की डिक्लेरेशंस या इवन एरेज की डिक्लेरेशन वगैरह पढ़ रहे थे, तो मैंने वहाँ पर आपको ये बात कही कि मीनिंगफुल और रिलेटेबल नेम्स होने चाहिए। ठीक है, एक तो पहली कंडीशन, पहला क्राइटेरिया किसी भी मेंटेनेबल प्रोग्राम का ये है कि उसके अंदर वेरिएबल्स के लिए, कांस्टेंट्स के लिए, एरेज, प्रोसीजर्स, फंक्शंस के जो नाम हैं जिनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, उनके नाम मीनिंगफुल और रिलेटेबल होने चाहिए। अच्छा, मेंटेनेबल प्रोग्राम की दूसरी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, कि इट शुड बी डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स फॉर ईच टास्क यूजिंग प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। तो ये है जस्टिफिकेशन कि क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं या क्यों हम सीखने जा रहे हैं और क्यों हम यूज़ करें प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस को। यानी बहुत सारे सवाल, या तकरीबन हर सवाल ही ऐसा आगे जाके जो 15 मार्क के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हमारे होंगे, उसमें बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि हम उनको पूरा का पूरा सही का सही उनका सॉल्यूशन बना दें, सूडो कोड लिख दें, विदाउट यूजिंग एनी प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। ठीक है, और वो सारा काम सही से करके अचीव दे रहे होंगे। बट वो प्रेफरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उनको बनाना है, उनमें इन्वॉल्व करना है जहाँ पे ज़रूरी हुआ या जहाँ पे ज़्यादा हमें नज़र आया क्लियर कट वे में, तो हम प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस बनाएंगे। उससे क्या होता है, मैंने कल भी आपको ये आखिर में छोटा सा एक बात बोली थी कि उससे हमारा प्रोग्राम मॉड्यूलर फॉर्म में, या यूं कह लो कि सेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड या स्प्लिट हो जाता है। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह से ले लें, जैसे आप फॉर एग्जांपल हिस्ट्री या ज्योग्राफी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या इस्लामियात के आप नोट्स लिख रहे हैं कॉपी पे, रजिस्टर पे, जर्नल पे। अब उन नोट्स को लिखने के लिए दो स्ट्रेटजीज या अप्रोचेज हो सकती हैं। एक ये कि आप उसमें, चाहे वो 10 पेज के नोट्स हैं किसी टॉपिक पे या 5 पेज के, आप उनको विदाउट हेडिंग्स आप पेज 1 से लेके लास्ट पेज तक लिखते जाओ, सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट उसमें भर दो। ठीक है, आंसर वो भी सही होगा अपनी जगह पर, लेकिन ज़्यादा आसान या इजी टू अंडरस्टैंड या इजी टू रीड या मोर रीडेबल या इफेक्टिव जो देखने में लगेगा किसी भी पढ़ने वाले को, वो नोट्स होंगे जिसमें अच्छी तरह से आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करके टॉपिक्स को मेंशन करो कि ये टॉपिक है, इसकी मेन हेडिंग है, फिर ये सब हेडिंग्स है, फिर पॉइंटर्स है। उससे उसकी इफेक्टिबिलिटी कह लो, एफिशिएंसी कह लो, उस पर फर्क पड़ेगा एक किसी भी एक रीडर के लिए, कि वो ऐसे नोट्स देखे जो कि प्लेन टेक्स्ट की बजाय टेक्स्ट को स्प्लिट कर दिया, डिवाइड कर दिया मॉड्यूल्स में या पोर्शंस में या सेगमेंट्स में या हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में। तो यही बिल्कुल सिनेरियो है हमारे प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस का, कि ये प्रोसीजर्स और फंक्शंस जो है ना, ये क्या कर देते हैं, हमारे सूडो कोड को किसी भी प्रोग्राम के मॉड्यूलर फॉर्म में, सेगमेंट्स की फॉर्म में, पोर्शंस की फॉर्म में स्प्लिट कर देते हैं। और आखिरी चीज़ जो है, जो किसी भी आपके कह लो मेंटेनेबल प्रोग्राम की आखिरी कंडीशन क्या है, कि फुली कमेंटेड हो यूजिंग योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कमेंटिंग फीचर। यानी उसमें कमेंट्स भी इंक्लूड करो। तो ओवरऑल कुल मिला के अगर हम बात करें तो तीन चीज़ें हैं जो किसी भी प्रोग्राम को मेंटेनेबल बनाती हैं, कि आइडेंटिफायर्स के नाम मीनिंगफुल हों, और पूरा जो आपका कोड है या सूडो कोड है वो डिवाइड हो मॉड्यूल्स में प्रोसीजर्स और फंक्शंस की मदद से, और आपने उसमें कमेंटिंग की हुई हो। ये चीज़ तो है, हमने बात कर ली कि क्या जस्टिफिकेशन है कि क्यों हम यूज़ करने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं प्रोसीजर्स और फंक्शंस को। अब आ जाते हैं हम एक्चुअल टॉपिक पे, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स वगैरह, और वो सब हम जरा देखते हैं। एक मिनट ज़रा आप रुकिएगा यहाँ पे। क्या कहते हैं हम बात, एक सेकंड में एक मैसेज सुन लूँ ज़रा, 2 मिनट का, फिर मैं वापस शुरू करता हूँ टॉपिक।
जी बेटा, सॉरी। चलें अब स्टार्ट करते हैं। हमारा आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर। जी बेटा। अच्छा जी, अब हमने बात करनी है प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस की। पहले हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकली इनका कॉन्सेप्ट ज़रा देख लेते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके फीचर्स, इनके आपस में डिफरेंसेस, और फिर हम इनको सूडो कोड की फॉर्म में इनकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि वो कह रहे हैं कि प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस आर टाइप ऑफ सब रूटीन्स। दे आर अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सेट ऑफ टास्क। यानी यूं कह लो कि ये ऐसा एक ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ कमांड्स होते हैं ये, जिनके थ्रू हम कोई भी एक टास्क या मल्टीपल टास्क या ग्रुप ऑफ टास्क एग्जीक्यूट या अचीव करवा रहे होते हैं। अच्छा, एक सेकंड जरा रुकिएगा। जी बेटा। एक सेकेंड। आवाज आ रही है मेरी? जी। अच्छा, सब रूटीन्स आर ऑफन यूज्ड टू सिंपलीफाई अ प्रोग्राम। अभी सब ये बेनिफिट बता रहे हैं कि बाय ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स, जैसे मैंने कहा पीछे कि हम सेगमेंट्स में, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स के थ्रू बना हुआ प्रोग्राम थोड़ा इजियर टू अंडरस्टैंड कह लो, या यूं कह लो कि उसको देख के एक ग्लांस में पता चल जाएगा कि कहाँ कि किस चीज़ के लिए क्या पोर्शन बना हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पूरे टेक्स्ट को हम हेडिंग्स में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इनके बेनिफिट्स कुछ और क्या मेंशन किए हुए हैं कि अवॉइड डुप्लीकेटिंग कोड एंड कैन बी री यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम। कोई एक फंक्शन या प्रोसीजर जो एक दफ़ा बना लिया गया, उसको आप बार बार एक ही प्रोग्राम में उसको कॉल करके, उसको टेक्निकली कहते हैं कॉल करवाना, हम कॉल करवा के वो चीज़ दोबारा से एग्जीक्यूट करवा देते हैं, बजाय कि वो सारी इंस्ट्रक्शंस दोबारा लिखी जाए। यूं समझ लें कि जैसे रियल लाइफ एग्जांपल आप ये ले लें कि जैसे आप घर में कोई एक काम या किसी जॉब पर कोई एक काम, वर्क प्लेस पर कोई एक ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक स्टाफ को, एम्प्लॉय को एक दफ़ा समझा दी जाती है कि तुम्हारे ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और फिर उसको जब उसको कहा जाता है कि आप अपना काम करो, इट मीन्स उसको पता है कि मेरी जॉब डिस्क्रिप्शंस में, मेरे जेडीज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, और जब उसको कहा जाए कि आप अपनी जॉब परफॉर्म करो, तो वो चीज़ें उसको पता है बाय डिफ़ॉल्ट कि मुझे क्या क्या काम करने हैं। यही रोल होता है फंक्शन एंड प्रोसीजर्स का, कि एक दफ़ा उनको डिफाइन किया जाता है, चाहे प्रोसीजर हो या फंक्शन हो। उनके डिफरेंसेस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फंक्शन एंड प्रोसीजर को जब डिफाइन कर दिया जाता है, और फिर डिफाइन करने के बाद उनके अंदर जो भी लाइंस हैं, कमांड्स हैं, जब उनको कॉल किया जाएगा, तो उनको पता होगा कि हमें ये लाइंस एग्जीक्यूट करवानी है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी उनको कॉल किया गया। इनकी वजह से एक और बेनिफिट जो लिखा हुआ है नेक्स्ट, के इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ कोड। ये बात भी मैंने आपसे कर ली। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा जरा। अच्छा जी, अच्छा। तो रीडेबिलिटी बेहतर हो जाना, आएंगे। रीडेबिलिटी बेहतर हो जाना और मेंटेनेबल हो जाना ज़्यादा कोड का, उस पर हम पहले बात कर चुके हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये कि परफॉर्म कैलकुलेशंस, रिट्रीव डेटा और मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द इनपुट। पैरामीटर्स क्या होते हैं? अच्छा, अब फंक्शंस को पैरामीटर्स दिए जाते हैं, और फंक्शन एंड प्रोसीजर में से किसको दिए जाते हैं, किसको नहीं दिए जाते, लेकिन मैं इन जनरली आपको पैरामीटर्स की एग्जांपल अभी सिर्फ जेनेरिक फॉर्म में समझाता हूँ। वो यूँ समझ लो कि जैसे आप मैथ्स पढ़ते वक्त आपने अलजेब्रा में एक फार्मूला सीख लिया, लेट्स से ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपने फार्मूला सीख लिया, और इस फॉर्मूले में जब आपको कहा जाए किसी पर्टिकुलर सवाल में कि भाई फॉर एग्जांपल अप्लाई दिस फॉर्मूला इन द केस फॉर एग्जांपल वेयर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 5,
अब ये जो वैल्यूज पास की गई, फॉर्मूला आप रट चुके थे, फॉर्मूला आपको याद हो चुका था। अब ये जो वैल्यूज पास की गई, यानी आपको ये बताया गया कि ये वैल्यूज आप अप्लाई करवा कर दो उन एक्स और वाई के केस में। इस सिनेरियो में आपने एक्स की वैल्यू इतनी लेनी है, वाई की वैल्यू इतनी लेनी है। इसको टेक्निकली हम फंक्शन एंड प्रोसीजर्स में हम कहेंगे उनकी टर्म्स में कि पैरामीटर्स दे देना। अच्छा, अब मैं आपको डायरेक्टली ले जाता हूँ इनके डिफरेंसेस पे और इनके सिंटेक्स वगैरह पे, ताकि फिर हम इनको एक्चुअल में समझना शुरू कर दें। अच्छा, डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। फंक्शंस रिटर्न अ वैल्यू वेयर एज प्रोसीजर डज नॉट। ये बहुत ही एक मेजर डिफरेंस है, और यही एक डिफरेंस है जो हमने याद रखना है, और कोई इतना डिफरेंस है भी नहीं। कि फंक्शन और प्रोसीजर सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ग्रुप ऑफ कमांड्स होते हैं। ठीक है, दोनों को डिफाइन भी किया जाता है, दोनों को कॉल भी किया जाता है। डिफाइन किया जाता है उनको उनका काम बताने के लिए, समझाने के लिए, कि जब जब तुम्हें कॉल किया जाए तुमने अपने अंदर ये कमांड्स जो तुम्हें बता दी गई ये तुमने अप्लाई करवानी है। अच्छा, दोनों चलते हैं कॉल करने के ऊपर, दोनों अपनी एग्जीक्यूशन करते हैं। फर्क, मेजर फर्क सिर्फ ये है, वाहिद फर्क सिर्फ ये है कि फंक्शन के चलने पर कोई ना कोई वैल्यू, कोई न्यूमेरिक वैल्यू, डिजिट्स की कोई वैल्यू रिटर्न होती है, रिटर्न मींस एज अ रिजल्ट मिलती है। जबकि प्रोसीजर के चलने पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रिटर्न होती है, वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ये सिर्फ स्पेसिफिक सम सॉर्ट ऑफ कमांड्स को चलवाता है। ठीक है। अच्छा, आगे ये आपको होता हुआ जब नजर आएगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब डिफाइनिंग एंड कॉलिंग अ सब रूटीन, मैंने जैसे आपको ऊपर कहा कि फंक्शन हो या प्रोसीजर, उसको डिफाइन भी किया जाता है और उसको कॉल भी किया जाता है। अब इसके नॉर्म्स, इसके एसओपी जरा देख लेते हैं। प्रोसीजर्स की पहले बात कर रहे हैं। प्रोसीजर्स और फंक्शंस का बेसिक डिफरेंस अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ये कि फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है, प्रोसीजर जबकि नहीं करता। अच्छा, अब इनके सिंटैक्सेस या स्टैंडर्ड तरीके चीजें देख लेते हैं। प्रोसीजर्स आर डिफाइंड यूजिंग द प्रोसीजर कीवर्ड, ऑल कैप्स में लिखा। जैसे अब तक हम डिक्लेयर का कीवर्ड ऑल कैप्स में लिखते आए हैं, हम अपने लूप्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स उनको कीवर्ड्स कहा है हमने, जैसे फॉर, टू और नेक्स्ट, वाइल, डू और एंड, वाइल, रिपीट और अनटिल, या हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ देन एल्स और केस ऑफ अदरवाइज एंड केस वगैरह। तो इसी तरह प्रोसीजर को जब भी हम डिफाइन करेंगे तो हमें प्रोसीजर का वर्ड ऑल कैप्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आप पाइथन में डीईएफ उसको डिफाइन करते वक्त लिख रहे होते हैं। Procedures can be called from other parts of the program using their name। ठीक है, प्रोसीजर्स को उसी प्रोग्राम के अंदर रहते हुए दूसरे हिस्सों से कॉल किया जा सकता है। किसी भी पार्ट के अंदर रहते हुए उस प्रोसीजर को कॉल किया जा सकता है। कैसे करना है वो आगे देखेंगे। अब जरा डायरेक्ट आ जाते हैं सूडो कोड की एक्चुअल एग्जांपल पे। जरा मैं इसको जूम इन कर दूं जी। सूडो कोड की एग्जांपल देखिएगा। प्रोसीजर का कीवर्ड लिखा, प्रोसीजर का कीवर्ड लिखा, इट मींस हम डिफाइन करने जा रहे हैं एक प्रोसीजर को। प्रोसीजर का कीवर्ड लिखने के बाद प्रोसीजर एज पर द सिनेरियो जो भी था उसका नाम आ गया। ये प्रोसीजर एरिया की कैलकुलेशन के लिए है, तो इसका नाम है कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया। फिर उसके बाद जो है ब्रैकेट में लिखी इनके पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या क्या हैं, यानी एरिया कब कैलकुलेट होगा, जब उसको लेंथ दी जाएगी, लेंथ की डेटा टाइप होगी इंटीजर। और एरिया कैलकुलेट होगा कब, उसको लेंथ के साथ साथ दूसरा पैरामीटर विड्थ दिया जाएगा और उसकी भी डेटा टाइप हमने रख दी एज इंटीजर। ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोसीजर यहाँ से इस कीवर्ड से हम आज शुरू हो रहा है, और एंड प्रोसीजर का जो कीवर्ड है ये भी ऑल कैप्स में लिखा हुआ है, ये इसकी एंडिंग है। बीच में जो भी कुछ कमांड्स लिखी जाएंगी वो इसकी समझ लो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो इसका पार्ट है, वो इसको करना है जब जब इसको कॉल किया जाए। यानी कैलकुलेट एरिया नाम के प्रोसीजर को जब जब कॉल किया जाएगा तो ये जो दो हाईलाइटेड कमांड्स हैं ये इसका काम है कि इसको चलवा कर देना है। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है। अब क्या क्या दो लाइनें हमने इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को बता दी कि जब जब कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया नाम के प्रोसीजर को कॉल किया जाएगा तो एक तो ये कि एरिया का फॉर्मूला ये प्रोसेसिंग हो जाए कि एरिया निकाल दे, वो कैलकुलेट कर दे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करके, और जो एरिया निकले उसको आउटपुट कर दे इसी तरह से सिंपल आउटपुट कमांड यूज करके द एरिया इज, बस प्लस की जगह हम लगाते हैं कॉमा, एरिया वेरिएबल का नाम। ठीक है। अब इससे देखें जो हमने पीछे बात की थी वो फायदा ये कि फॉर एग्जाम्पल कोई हम बड़ा सवाल कर रहे हैं, 15 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एरिया माइट भी एक सवाल में एक से ज्यादा दफा कैलकुलेट अलग अलग जगहों पे करवाना पड़े,
तो अब और आउटपुट भी करवाना पड़े, तो अब जब 3 या 4 जगहों पे फॉर एग्जांपल ये एज्यूम कर लें कि उस सवाल में एरिया कैलकुलेट भी करवाना हो और आउटपुट भी करवाना हो, तो हमें ये चीजें बार बार ये 2 कमांड्स अगर 4 दफा करने तो 4 2 8 लाइन्स हमें नहीं लिखनी पड़ेंगी, हमने सिर्फ एक दफा ये प्रोसीजर डिफाइन कर दिया। अब जब जब एरिया कैलकुलेट करवाना होगा और उसको आउटपुट भी करवाना होगा, हम इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे, ये 2 लाइनें खुद ब खुद वहां पर अप्लाई हो जाएंगी। ये बात समझ आ गई इतनी यहाँ तक? जी सर। ठीक है। अब नीचे देख लें इसका सिंटेक्स कि जब भी इस या किसी भी प्रोसीजर को कॉल करना हो तो हम कैसे कॉल करते हैं। हम कॉल का कीवर्ड लिखेंगे और कॉल का कीवर्ड लिखने के साथ हम उसका नाम जो भी प्रोसीजर का होगा वो, और ब्रैकेट में पैरामीटर्स पास कर दिए। पैरामीटर्स मींस वो एक्चुअल वैल्यूज, जैसे मैंने कहा था कि a + b का होल स्क्वायर तो जेनेरिक फार्मूला है, फिर a और b को जो हम वैल्यूज देते हैं, पर्टिकुलर वैल्यूज, स्पेसिफिक वैल्यूज, वो उस फार्मूले में जाके लग जाती हैं। तो इसी तरह कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया तो प्रोसीजर का नाम था, ठीक है। और 5,3 मीन्स हम उसको बता रहे हैं कि 5 इज द लेंथ एंड 3 इज द विड्थ, और वो फिर उसको फॉर्मूले में अप्लाई करके एरिया को पहले कैलकुलेट भी करेगा और उसको आउटपुट भी कर देगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं अब जरा। अब आ जाते हैं फंक्शन के ऊपर। जिस तरह प्रोसीजर को डिफाइन करते वक्त हम प्रोसीजर का कीवर्ड यूज करते थे, बिल्कुल उसी तरह से फंक्शन को डिफाइन करते वक्त फंक्शन का कीवर्ड हम यूज करेंगे। जैसे अब यहाँ पे ये देख ले कि एक फंक्शन हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं, फंक्शन जिसका नाम है कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया, और इसके अंदर जो है, अच्छा सॉरी ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, इसमें ये टाइपो है, ये भी प्रोसीजर ही की एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, 1 मिनट, जहाँ पे फंक्शन की एग्जाम्पल आए वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इससे पहले कि हम फंक्शन एंड प्रोसीजर को अप्लाई करना सीखें, एक मैं कॉन्सेप्ट छोटा सा आपको और दे दूं जो कि ज़रूर यूज़ होता है इनमें, और इसके बगैर प्रोसीजर्स और फंक्शंस या बड़े सवाल हो नहीं पाते। वो है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का। देखें, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स आप भले यहाँ से पढ़ लें, लेकिन मैं आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बेसिक सी वर्डिंग में बता रहा हूँ। वो ये कि देखें, ये वेरिएबल्स के स्कोप की बात है। स्कोप मींस कि कौन से टाइप का वेरिएबल कितना एरिया कवर करता है या कहाँ से उसको कॉल करवाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लें कि कोई एक आर्टिस्ट है, कोई एक परफॉर्मर है किसी भी टाइप का, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो नात ख्वां है या कुछ भी है, तो उसको अगर हम कहें कि ये भाई लोकल आर्टिस्ट है, लोकल आर्टिस्ट हम उसी को कहेंगे, लेबल लगाएंगे, जो फॉर एग्जांपल लोकली सिर्फ इस्लामाबाद के लोकल आर्टिस्ट है, तो वो सिर्फ इस्लामाबाद में जाना और पहचाना जाता है और लोग उसको अप्रोच अपने इवेंट्स के लिए सिर्फ वहीं की हद तक करते हैं। कराची का कोई लोकल आर्टिस्ट है, इट मीन्स उसकी पहचान, उसकी पॉपुलैरिटी या उसको जाना और पहचाना सिर्फ कराची की हद तक जाता है और उसको लोग वहीं पे इवेंट्स के लिए सिर्फ कॉल कर रहे होते हैं, तो वो ऐसा बंदा, ऐसा आर्टिस्ट, ऐसा परफॉर्मर लोकल कहला रहा होता है, ठीक है। और इसी के मुकाबले में ग्लोबल या इंटरनेशनल आर्टिस्ट हम उसको कहते हैं जो पूरी दुनिया में जाना पहचाना भी जाता है और उसको लोग अप्रोच करके उसको बुला सकते हैं, उसको इनवाइट कर सकते हैं अपने अपने कंट्रीज के अलग अलग कहीं पर भी इवेंट्स में। तो हम उसको कहते हैं कि भाई ये ग्लोबली रिनाउंड एक आर्टिस्ट है या परफॉर्मर है या साइंटिस्ट है या कुछ भी है, ठीक है। तो यही बिल्कुल काम है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का, कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आप बना रहे हैं, आपको लगा कि एक वेरिएबल ऐसा है जो थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर भी उसकी ज़रूरत पेश आ सकती है, प्रोग्राम के किसी भी पोर्शन या पार्ट में उसको यूज़ किया जा सकता है, तो उसको आप ग्लोबली डिक्लेयर करोगे। कहाँ करोगे? शुरू और स्टार्टिंग में, जैसे प्रोग्राम शुरू होता है वो ग्लोबली डिक्लेयर होगा, वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हमने कहीं पर भी थ्रू आउट एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम उसको कॉल करवा के या यूज़ करवाना होगा। लेकिन कुछ फंक्शंस या कुछ प्रोसीजर्स के अंदर हमारे पास हमारा वास्ता पड़ेगा, हमें ज़रूरत पेश आएगी कुछ ऐसे वेरिएबल्स की जो कि सिर्फ लिमिटेड होंगे उनकी ज़रूरत, उनका इस्तेमाल उन पर्टिकुलर फंक्शंस या प्रोसीजर्स के अंदर ही, तो उनको हम उन प्रोसीजर्स या फंक्शन के अंदर ही डिफाइन और डिक्लेयर करेंगे और उसके उसी के अंदर वो इस्तेमाल होंगे, और उसके बाहर उनका उनको ना इस्तेमाल किया जाएगा ना कॉल किया जाएगा। तो जब भी आप कभी देखें कि प्रोग्राम शुरू हुआ, सूडो कोड शुरू हुआ और स्टार्टिंग में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर की जा रहे हैं, इट मींस वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। और कुछ वेरिएबल्स आपको नजर आए किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में कि कोई एक फंक्शन डिफाइन करते वक्त, जैसे मैंने आपको अभी कैलकुलेट एरिया वाला दिखाया,
आप देखें कि वहां पर कोई एक फंक्शन के अंदर डिफाइनिंग वाले पार्ट में या प्रोसीजर के डिफाइनिंग वाले पार्ट में एक अलग नया वेरिएबल अभी अभी आप देखो कि वहां पर डिक्लेयर किया हुआ है, इट मींस कि वो उस प्रोसीजर या फंक्शन के अंदर डिफाइन किया, इट मींस उसका स्कोप छोटा है, उसका इस्तेमाल बस उसी फंक्शन या उसी प्रोसीजर के अंदर होना था, इसीलिए उसको उसके अंदर ही डिक्लेयर भी किया गया या डिफाइन भी किया गया और वहीं यूज कर लिया गया, तो वो वहां का लोकल वेरिएबल कहलाएगा, जैसे उन्होंने यहाँ से सर हाँ, जो लोकल और ग्लोबल में ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि बंदा हर वेरिएबल ही ग्लोबल कर दे, क्योंकि अब उस बंदे को ज़रूरी थोड़ी है कि जब शुरू कर रहा है तो पता हो कि आगे कौन कौन से वेरिएबल्स लगाने हो सकता है उसको और लगाने पड़ जाएं। और देखो आपकी बात जैसे कि कुछ लोकल वेरिए फर्स्ट के उसने कोई वेरिएबल लोकल वेरिएबल कर दिया, मगर उसको फिर बाद में आगे भी इस्तेमाल करना पड़ा, तो फिर क्या करेगा? बात तो ये हो सकता है कि पहली बात तो हमें या किसी भी बंदे को जब वो सूडो कोड बनाने बैठता है तो ये चीजें सबसे पहले बैठ के आपने सोचनी होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि आपने शुरू कर दिया बनाना और जैसे जैसे चीजें आगे अनफोल्ड होती जा रही हैं आप उस वक्त आपको पता चल रहा है अच्छा हाँ ये भी मुझे ग्लोबल रखना चाहिए था या ये भी मुझे लोकल रखना चाहिए था। तो सबसे पहली बात तो ये शुरू में जो हम बैठ के प्लानिंग करते हैं, जो हमने पीडीएलसी एसडीएलसी पढ़ा था कि पीडीएलसी एसडीएलसी की सबसे पहली चीज होती है एनालिसिस। एनालिसिस वाली स्टेज का मतलब भी ये था कि सिर्फ हमने उसको थ्योरेटिकली नहीं पढ़ना था, उसका मतलब भी ये था कि जब आप या कोई भी स्टूडेंट जब 15 नंबर का सवाल करने बैठ रहा है, किसी बड़े प्रोग्राम का सूडो कोड बनाने बैठ रहा है, तो जल्दी नहीं करनी शुरू में, पहले आप बैठ के एनालाइज करो कि अच्छा इस प्रोग्राम में फंक्शन एंड प्रोसीजर अगर मैं यूज करूंगा तो कितने और कौन कौन से, ठीक है, वेरिएबल्स यूज होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कौन से ग्लोबल करने की जरूरत है, कौन से किसी विद इन पर्टिकुलर फंक्शन या प्रोसीजर होंगे तो वो लोकल होंगे, किसकी क्या डेटा टाइप होगी, एरेज यूज होनी है नहीं होनी। तो ये सब चीजें पहली बात तो अच्छा हुआ आपने सवाल पूछ लिया, ये सब चीजें हमने बैठ के तसल्ली से पहले देखो आपके पास यूं समझ लो कि आपके पास 1 hour and 45 minutes होते हैं ना पूरे P2 के, ठीक है, उसमें से अगर आप 15 मार्क वाला जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उसको छोड़कर बाकी पूरे पेपर के लिए आप रखो तकरीबन अगर आप 1 घंटा भी रख लेते हो तो काफी है, ठीक है, या 1 घंटा अगर आप उसके लिए यूज करते हो तो 45 मिनट्स हैं आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए, ठीक है, या आप यूं समझ लो कि अगर आप 1 hour 15 minutes रखो बाकी पूरे पेपर के लिए तो स्टिल आपके पास आधा घंटा है उस पूरे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तो उस आधे घंटे में से समझ लो आपने अगर आधा घंटा भी है कम से कम तो आपने 10 मिनट लगाने हैं एनालिसिस करने के लिए, इन्हीं सब चीजों को एनालाइज करने के लिए, और जल्दी नहीं करनी सूडो कोड लिखना शुरू करने में, ठीक है, ये नहीं करना कि जल्दी से लिखना शुरू कर दिया फिर बाद में चेंजेस हो रही हैं करेक्शंस हो रही हैं फिर और कंफ्यूज हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम आपकी बात का अच्छा दूसरा जवाब ये है कि हम ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन या सिनेरियो टू सिनेरियो देख के हम ये जज कर सकते हैं और जब हमारे सामने सवाल आएंगे तो वहां पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं, तो वो एज पर द सिनेरियो भी कोई भी अप्रोच अपनाई जा सकती है, ठीक है। मैं आपकी वाली चीज को बिल्कुल रॉन्ग नहीं कह रहा या उसको रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन बेहतर ये है कि थोड़ा सा हम इनको यूज करते चलें तो बेहतर है, सही है। अच्छा, और सर जो जैसे सूडो कोड में क्या कहते हैं, वेरिएबल के पहले ग्लोबल लिखा है तो ग्लोबल वेरिएबल के शुरू में ग्लोबल के बाद वेरिएबल का नाम आता है, फिर जरूरी नहीं है ये? देखो फॉर एग्जांपल एक सवाल का आप सूडो कोड बना रहे हो जिसमें आपने कोई लोकल आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कोई लोकल वेरिएबल नहीं यूज करूंगा, ठीक है, सारों को ग्लोबल ही करूंगा, फिर तो आप शुरू में ही सब वेरिएबल्स को डिफाइन और डिक्लेयर कर रहे होगे, फिर आप भले ग्लोबल ना भी लिखो तो वो ग्लोबल ही होंगे क्योंकि आगे कोई लोकल है नहीं। लेकिन अगर किसी में आपने सोचा कि आगे जाके कुछ वेरिएबल्स मेरे लोकल होंगे जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर मैं डिक्लेयर करूंगा, फिर आप दोनों के लिए अलग अलग तरह के नाम रखो, उस लोकल वाले से पहले लोकल लिखो और ग्लोबल वाले से पहले ग्लोबल, क्योंकि दो तरह की चीजें हैं। अगर आप यूज ही नहीं करना लोकल आपने आपने सभी को शुरू में डिक्लेयर करना है तो फिर आप सभी को ऐसे कर दो क्योंकि आगे कोई लोकल आने वाला है ही नहीं, तो जिसमें डिस्टिंग्विश या फर्क करने की जरूरत है फिर तो आप ना लिखो। लेकिन अगर आपने आगे लोकल यूज करने हैं कुछ ना कुछ तो फिर आप उनके साथ लोकल लिखोगे और जो शुरू में कर रहे हो उनको वो क्योंकि ग्लोबल है तो उनके साथ फिर ग्लोबल लिखना फिर लाजमी हो जाएगा, सही है, सही है अच्छा हमारा। सर, एक और क्वेश्चन। जी। जैसे ये जो लाइन लिखी है, फंक्शन कैलकुलेट अंडरस्कोर एवरेज, हम्म, इसमें आगे जो num1 इंटीजर और num2 इंटीजर लिखा है, इसका हम्म। जो हम इनपुट लेंगे वो पहले लेंगे या फिर इसके अंदर लेंगे, और इनको अगर डिफाइन डिफाइन करने की जरूरत होगी? अच्छा ये तो देखो अभी पर्टिकुलरली एक थोड़ा सा जेनेरिक सा बताया मैं, वैसे आप इसमें पहले ले लोगे
ठीक है, पहले भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो। ये तो सिर्फ अभी ये सिर्फ दिखा रहे हैं और बता के करके दिखा रहे हैं कि एवरेज कैलकुलेट करवाने वाला अगर कोई फंक्शन है तो उसके अंदर पैरामीटर होंगे नंबर और नम2 उनकी ये डेटा टाइप होगी, उनको एवरेज निकालने का फॉर्मूला हम इस तरह से बता रहे होंगे। और रिटर्न एवरेज जब कहा जा रहा है तो इट मीन्स रिटर्न एवरेज का मतलब ये कि एवरेज नाम के वेरिएबल में जाकर जो भी इस लाइन की वजह से एवरेज निकल रही होगी, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तो एवरेज वेरिएबल में जाकर स्टोर भी हो रही होगी। इसका तो इतना सा काम है। अच्छा, ये फंक्शन एंड हो गया। अभी देखो मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल्स अलग अलग दिखाऊंगा, फिर एक एग्जांपल या दो एग्जांपल्स हम ऐसे ही देखेंगे जहाँ पे एक ही सवाल में फंक्शन भी यूज हो रहा होगा और प्रोसीजर भी यूज हो रहा होगा। अच्छा, चलो अब ये जरा पहले पूरा सवाल देख लेते हैं। टोटल स्कोर जो है वो एक ग्लोबल वेरिएबल रखा, उसके अंदर जो है फंक्शन हमने रखा कि भाई फंक्शन एक हम डिफाइन करने जा रहे हैं कैलकुलेट एवरेज, इसकी हमने बात कर ली। अच्छा, उसके बाद जो है टोटल स्कोर को इनिशियलाइज किया 0 से। ठीक है, अच्छा अब प्रोसीजर जो है वो क्या रखा, ऐड अंडरस्कोर स्कोर, और उस स्कोर जो है वो एक इंटीजर डेटा टाइप होगी, ये भी बता दिया। अब टोटल स्कोर कैसे निकलेगा, जैसे टोटल वाली लॉजिक हम लगाते थे, टोटल स्कोर में जाके स्कोर ऐड हो रहा होगा, ये एंड हो गया यहाँ पे प्रोसीजर। अच्छा, ये एक अलग से एग्जांपल आ गई। अभी मुझे उस एग्जांपल का इंतजार है जिसमें दोनों एक साथ यूज होंगी, उस पर मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा आपसे। एक मिनट आप दो, मैं जरा अपने लाइब्रेरी से निकाल के कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूं जिसमें दोनों तरह की चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। 2 मिनट आप मुझे देना, हम जरा मैं वो मटेरियल पहले ढूंढ के आपको भेजूं, फिर स्क्रीन शेयर करके वो भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सर वो जो लिखा था रिटर्न एवरेज, उससे क्या हो रहा था? जी बेटा, एक सेकंड जरा देना। जी हमाद बेटा, क्या पूछ रहे थे आप?
मैं पूछ रहा था कि रिटर्न एवरेज लिखा था उससे क्या हो रहा था। टेबल में ले जाकर वैल्यू स्टोर करवा दो, क्योंकि आगे फिर कहीं ना कहीं उसको हम आउटपुट भी करवाएंगे। नहीं तो जो एवरेज में वैल्यू उससे ऊपर वाले लाइन में स्टोर नहीं होनी थी। एक सेकंड रुको, जरा मैं निकाल लूँ किसकी किस लाइन की बात कर रहे हो, मैं पर्टिकुलरली निकाल लूँ। बल्कि आप मुझे 2 मिनट दो, जरा मैं जो नोट्स ढूंढ रहा हूँ ना अपने दूसरे, जिसमें पूरे को निकाल लूँ, जरा फिर बात करता हूँ, तो 2 से 3 मिनट मुझे आप देना। जी सर। जी, अब आवाज आ रही है बेटा? जी सर। हाँ, 1 मिनट बस मैं वो सही फाइल शेयर कर लूँ, जिसमें एग्जांपल्स मैंने एक जगह रखी हुई है, वो आपको ऊपर दिखाता हूँ। हाँ जी, ये वाला देखते हैं हम, इसमें गालिबन हमने एक ही जगह पे यूज की थी।
ये प्रोसीजर की चलो एक छोटी छोटी सेपरेट एग्जांपल्स आप यहाँ पे भी देख लो, फिर हम पूरे सवाल की तरफ जाते हैं। जैसे एक प्रोसीजर बनाया टाइम्स टेबल के नाम से, यानी वो बेसिक सा प्रोग्राम होता है जिसमें हम टेबल, जो नंबर का टेबल होता है वो जनरेट करवा रहे होते हैं। तो प्रोसीजर का नाम रखा टाइम्स टेबल, और उसके अंदर नंबर पैरामीटर हम उसको देंगे जिसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर। ठीक है, ये एक प्रोसीजर हमने डिफाइन कर दिया। और प्रोसीजर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है प्रोसीजर के कीवर्ड्स, और एंडिंग इसकी एंड प्रोसीजर पे जा रही हो रही है। ठीक है, प्रोसीजर के अंदर हमने फॉर का लूप लगाया, हमने कहा फॉर काउंट इज इक्वल्स टू 1 to 20। और आउटपुट कैसे करेगा, आउटपुट में नंबर ले लेगा और नंबर के साथ जो है वो एक्स लेगा, एंड काउंट जो जो कुछ भी, यानी हमने एज इट इज प्रिंट करवाना होता है, आपको पता है कि हम इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हम लिखते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ज़ा इज इक्वल्स टू, तो मल्टीप्लाई का साइन और इज इक्वल्स टू का तो एज इट इज आ रहा होता है, बाकी हमने लिख दिया। अब जब हमने इसको कॉल करवाना होगा तो हमने लिखा बिगिन, बिगिन ना भी लिखें तो पुराना खैर एक वो हो गया नॉर्म, अब हम बिगिन नहीं लिखते, डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। आउटपुट प्लीज इनपुट, हमने उससे कहा कि भाई किस नंबर का तुम्हें टाइम्स टेबल चाहिए। ठीक है, हम उससे नंबर पूछ रहे हैं ताकि हम उस प्रोसीजर में दे सकें। अब हमने कहा कॉल टाइम्स टेबल। अब टाइम्स टेबल जब ये प्रोसीजर कॉल होगा तो ये सारी लाइनें जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और वो टेबल जो है जिस भी नंबर का यूज़र इनपुट करेगा वो उसका टेबल जो है वो प्रिंट करके दे दिया जाएगा। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल हमने देख ली। एक मिनट ज़रा दीजिएगा मुझे। सर जब हम उसको प्रोसीजर या फंक्शन को बाद में कॉल करते हैं तो उसमें उससे पहले कॉल भी लिखते हैं। और एक सेकंड रुकिएगा, जरा आवाज़ कट रही है आपकी, मैं जरा एक जगह चेंज कर लूँ। जी, आप पूछिएगा, क्या पूछ रहे थे? अब आवाज़ सही आ रही है? जी। जी, मैं पूछ रहा था कि जब भी हम प्रोसीजर को वापस रीयूज करते हैं तो उसमें बिगिन और एंड भी लिखते हैं या फिर नहीं, और जब कॉल करते हैं तो हम उससे पहले कॉल भी लिखना जरूरी है या नहीं? कॉल तो लाजमी लिखेंगे, लेकिन बिगिन और एंड मैंने आपसे कहा ना कि पुराना नॉर्म था, लिखना चाहो आप लिख भी लो, लेकिन नहीं भी लिखोगे तो इसके नंबर नहीं कटते आपके। पहले हम लिखा करते थे, पुराने मेरे नोट्स हैं, इसमें शुरू में मैंने लिखा था, आगे आपको नहीं इसमें मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन कॉल जब आप करोगे तो लिखो लाजमी, तो अच्छा है। अच्छा, अब ये एक और प्रोसीजर की एग्जांपल देखो। प्रोसीजर हमने रखा, यानी कि इसका पर्पस क्या है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस कन्वर्जन वाला। अब आप देखोगे हमने ऐसे सवाल सिंपल वाले विदाउट इन्वॉल्विंग प्रोसीजर और फंक्शन हमने पहले भी बनाए हैं, ठीक किए सॉल्व ना। अब लेकिन प्रोसीजर को इन्वॉल्व करके कैसे कर सकते हैं कि हमने प्रोसीजर का नाम रखा सेल्सियस, ठीक है, और उसमें एक वेरिएबल है टेम्प के नाम से। अब टेम्प का फॉर्मूला हमने बता दिया कि टेम्प यानी टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट होगा, वो फॉर्मूला हमें सवाल में गिवन होगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और साथ ही हमने प्रोसीजर में आउटपुट वाली स्टेटमेंट भी लिख दी कि आउटपुट इस तरह से निकल रहा होगा। अब जब हम शुरू कर रहे हैं उसको, तो हमने डिक्लेयर किया माई टेम्प एज रियल, उसकी डेटा टाइप है। आउटपुट उससे कहा कि भाई टेम्परेचर बता दो फ़ारेनहाइट में। इनपुट ले लिया माई टेम्प नाम के वेरिएबल में। अब जब उसको हम कॉल कर रहे हैं तो हमने सेल्सियस जो कि उसको ऊपर यहाँ पे नाम रखा था डिफाइन करते वक्त वो रखा, और माई टेम्प जो है ये हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। अब हमने प्रोसीजर को कॉल किया ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए, वो चल जाए, और जो भी उसके अंदर लाइंस हमने उसको बताई वो चल के हमें अपना रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा करवा दे। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल में ग्लोबल वेरिएबल की भी आपको दिखा दूं, या हम पूरा एक सवाल ही अब देख लेते हैं? इतना तो आपको बेसिक्स तो इसकी पता चल ही गई है क्योंकि। चलें, अब एक पूरा सवाल देख लेते हैं हम आज जरा। बेटा बस अजान कंप्लीट हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं।
जी बेटा चले। अच्छा अब जरा देखिएगा, एक फंक्शन हम, आवाज आ रही है साफ? जी सर। अच्छा चलिए। सर, इसमें जैसे लिखा है ना रिटर्न स्क्वायर, वो पूछ रहा था मैं कि इसमें क्या मतलब कि रिटर्न स्क्वायर ये आउटपुट देगा या क्या करेगा? ये आउटपुट देगा। देखो स्क्वायर जब इस लाइन में, इससे पिछली लाइन में जब स्क्वायर कैलकुलेट हो गया नम मल्टीप्लाई बाय नम करके, तो वो स्क्वायर वेरिएबल में जाकर असाइनमेंट तो उसका हो गया, यानी सेव हो गया स्क्वायर नाम के वेरिएबल में। जो भी स्क्वायर की वैल्यू 16 निकली है, इससे ये कि जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, आउटपुट भी कर देगा उस वेरिएबल की ना। उसके अंदर वो 16 सेव हुआ, अगर 4 का था, 5 का था, तो जाके वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्योंकि हमने ये एक बेसिक डिफरेंस पढ़ा था कि हमारा फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है, जबकि प्रोसीजर कोई न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न नहीं करता। उसके रिजल्ट में बस कुछ प्रोसीजर या कुछ लाइनें जो है, कुछ कमांड्स जो है वो चलती हैं। अच्छा अब आप पूरा अच्छा, प्रोग्राम। तो इसकी रिटर्न के हम आउटपुट क्यों नहीं लिख सकते? अगर ये आउटपुट ही करते तो हम इसकी जगह आउटपुट क्यों नहीं लिख सकते? टर्न की आउटपुट से तो वो स्क्रीन पे आउटपुट कर देगा। इससे ये स्क्रीन पे आउटपुट नहीं करता, सिर्फ ये करता है कि फंक्शन के अंदर जाकर ये वैल्यू स्क्वायर की सेव हो जाएगी। फिर जब हम प्रोसीजर चलाएंगे ना, वहां पर जब उस वैल्यू की जरूरत होगी तो फिर यहाँ से वो वैल्यू उठाता है असल में। ये होगा अभी आपको, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरा प्रोग्राम देखोगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये। अच्छा ये फंक्शन है किस चीज के लिए? ऊपर वाला हमारा स्क्वायर की कैलकुलेशन के लिए, नंबर को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करवा रहा है। फिर ये एक फंक्शन है जो कि सम के लिए उन्होंने बनाया, जो कि सम की कैलकुलेशन दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं जिस सवाल की तलाश में हूँ वो मुझे मिल नहीं रहा, ये वाला है वाले जिसमें पूरा एक सवाल हो, इसमें प्रोसीजर और फंक्शन, हाँ ये वाला है। इसमें प्रोसीजर है बनाया हमने ग्रेड्स के नाम से। अब अलग से हम ऐसा सवाल बहुत दफा कर चुके हैं कि जिसमें ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, उसकी परसेंटेजेस के अकॉर्डिंगली ग्रेड्स प्रिंट होते हो। ठीक है, लेकिन अब हम उसको प्रोसीजर के थ्रू और फंक्शन एंड प्रोसीजर्स के थ्रू करने जा रहे हैं। तो हमने एक प्रोसीजर बना दिया ग्रेड्स के नाम से, और उसके अंदर नंबर या नम हमने रख दिया एज इंटीजर। केस ऑफ नम, अब केस स्टेटमेंट शुरू हुई हमारी। ठीक है, जैसे हम बनाते आए हैं केसेस, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो बना दिए। और केस स्टेटमेंट जैसे एंड केस पे खत्म होती थी वो खत्म हो गई, एक प्रोसीजर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा दूसरा प्रोसीजर हमने बनाया पास के नाम से। यानी ये एक सवाल अगर आपसे मैं पूछूं ये क्या सवाल होगा, ये सवाल होगा कि यूजर से उसके परसेंटेज भी पूछे, परसेंटेज पूछ के उसको ग्रेड भी बताए, और परसेंटेज के अकॉर्डिंगली उसको ये भी बताए कि वो क्या वो पास है या फेल है। तो दूसरा प्रोसीजर अब हम बनाने जा रहे हैं पास के नाम से, जिसमें अगेन पैरामीटर नंबर ले रहे हैं जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर। फिर एक इफ स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लगा दी पूरी, कि अगर नंबर 50 या 50 अबव होंगे तो आउटपुट हो जाए पास। ये भी हम कर चुके हैं, ये एक प्रोसीजर दूसरा हमने बना दिया। एक बनाया ग्रेड्स के लिए, एक बनाया पासिंग और फेलिंग के स्टेटस के लिए। फिर तीसरा फंक्शन किस चीज का है? तीसरा फंक्शन है रेगुलर के लिए, यानी उसके स्टेटस को जानने के लिए कि अगर उसकी अटेंडेंस जो है वो 60 से ज्यादा है, अगर क्राइटेरिया ये था, तो वो एज रेगुलर एडमिशन अपेयर होगा एग्जाम्स में, या उसको एज प्राइवेट कैंडिडेट जाना पड़ेगा। ये हमने तीसरा फंक्शन बना दिया। ठीक है, इसके अंदर तो सिंपल सा हो रहा है क्राइटेरिया, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आई होप ये तो समझ आ ही रहा होगा आपको। अच्छा उसके बाद अब आप जरा देखो यहाँ पर कि यहाँ से अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब हमने उससे पूछा भाई कि डिक्लेयर मार्क्स एज इंटीजर, आउटपुट कर दो अपने मार्क्स बता दो। ठीक है, इनपुट ले लिया मार्क्स का। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने वाइल मार्क्स ग्रेटर देन 100, और ये हमने एक तरह की वैलिडेशन लगा दी। वैलिडेशन चेक लगाया, किस टाइप का लगाया? रेंज चेक। तक लगा दिया, ताकि उसके मार्क्स जो है वो 0 और 100 के बीच में ही हो, ना 0 से छोटे हो ना 100 से बड़े हों। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि हमने जब ये हमारा लूप एंड हो गया, तो उसके बाद हमने लिखा आउटपुट कॉल रेगुलर मार्क्स।
अच्छा, इसमें एक चीज मुझे मिसिंग लग रही है, सॉरी, ये भी नोट्स मेरे इनकम्प्लीट है, यहाँ पे अचानक से गायब हो गया। 1 मिनट आप मुझे दो जरा। एक्चुअल फाइल मेरी तरीका चली गई। तो सर हम जो फंक्शन होते हैं इसको हम किसी भी वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले भी लिख सकते हैं या नहीं? फंक्शन को, वेरिएबल कौन से वेरिएबल की बात कर रहे हो पहले आप ये बताओ, लोकल या ग्लोबल? ग्लोबल अगर वेरिएबल्स की हम बात करें वो तो प्रोग्राम की सबसे बिगिनिंग में आते हैं, उससे पहले तो कुछ और आ ही नहीं सकता। ठीक है, जैसा अब तक भी हमने जब प्रोसीजर फंक्शन नहीं भी पढ़े थे, तो हम सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करते साथ ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे। तो ग्लोबल वेरिएबल का मामला भी उसी तरह से ही है कि हम सबसे पहले अपने ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, तो उससे पहले तो कुछ आ नहीं सकता। नहीं, जैसे आपने जो कोड दिखाया था अभी उसमें वो नंबर्स यूज कर रहा था, num1 num2, मगर वो जो नंबर वेरिएबल था वो डिक्लेयर बाद में हुआ था। हाँ, अगर बाद में हो रहा है तो फिर वो लोकली हो रहा होगा उसमें। मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल, 1 मिनट देखो जरा। चलो, ये वाली एक बेसिक सी पहले एग्जांपल मैं आपको करवा दूं। ठीक है, जैसे अभी हमने अलग अलग देखा था स्क्वायर निकालने वाला। ठीक है, अच्छा, इसमें अब ये एक फंक्शन हमारा स्क्वायर नंबर वाला है। ठीक है, अभी हमने पीछे भी इसको देखा था। इसको मैं जरा हाईलाइट कर दूं। मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे हमारे फंक्शंस और वेरिएबल प्रोसीजर एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, ये एक हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, और ये एक हमारा हो गया प्रोसीजर जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और फिर मेन प्रोग्राम में उनको किस तरह यूज किया। अब देखें, एक फंक्शन, अब दो काम थे। एक सिंपल सा प्रोग्राम, अब आप ये वाला सिनेरियो जरा कंसीडर करें जहाँ पर किसी भी नंबर का जो भी हम यूजर से इनपुट लेंगे या हम खुद भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसकी स्क्वायर की कैलकुलेशन एक काम और उसके स्क्वायर की कैलकुलेशन जो भी होके निकली उसको आउटपुट करवाना दूसरा काम। ठीक है, अब इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा काम ऐसा है जिसमें वैल्यू निकल कर आएगी और कौन सा काम ऐसा है जो कि वैल्यू कैलकुलेशन जिसमें नहीं है, बल्कि जो वैल्यू कैलकुलेट हो उसको सिर्फ आउटपुट करवाना। तो इसमें हमने जो चीज हमें एक वैल्यू स्पेसिफिक कोई भी कैसी भी वैल्यू निकाल के दे रही थी, उसके लिए हमने बनाया फंक्शन ये वाला, क्योंकि हमारा रूल हमें पता है कि फंक्शन ने कोई पर्टिकुलर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करनी होती है। और दूसरा सिर्फ जो कोई सम स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन थे, किसी काम को करने के चीजें थी, वो हमने एज प्रोसीजर रखा। कौन सा दूसरा काम क्या था कि जो भी वैल्यू निकल के आए वो हम आउटपुट करवा दें। तो न्यूमेरिक वैल्यू जहां पर निकलनी थी उसके लिए हम फंक्शन बना रहे हैं स्क्वायर नंबर के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर पैरामीटर है हमारा नंबर, जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर। और आप यू भी लिख सकते हैं फंक्शन के साथ कि पता चले कि ये इसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो भी इंटीजर में होगी, रिटर्न्स इंटीजर लिख दिया। अच्छा, अब उसके बाद हमारा ये फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला आप इस तरह भी लिख सकते हो, रिटर्न करके नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, या जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल लिखी थी नॉर्मल फॉर्म में जो हम लिखते हैं, आप उस तरह भी लिख सकते हो। और फिर हमने एंड फंक्शन कर दिया इसके कीवर्ड को लगा के। अब प्रोसीजर जो है उसमें हमने लिखा, प्रोसीजर का नाम रखा डिस्प्ले रिजल्ट, मीनिंगफुल नाम रखा। क्यों? क्योंकि ये प्रोसीजर करेगा क्या कि ऊपर जो भी स्क्वायर निकल के आया उसको एज रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा होगा, तो इसका नाम रिलेटेबल और मीनिंगफुल हमने रख दिया, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, और आउटपुट हम क्या करवा रहे हैं, द स्क्वायर इज रिजल्ट, यानी जो भी रिजल्ट निकला
ये वैल्यू वहां से उठा लेगा। मेन प्रोग्राम में इसको यूज किस तरह से करना है, अब मेन प्रोग्राम ये है, यानी मेन प्रोग्राम से पहले हमने फंक्शन बनाया, हमने प्रोसीजर डिफाइन किया, अब मेन प्रोग्राम के अंदर इनको यूज करने का, इनको कॉल करवाने का टाइम है। अब मेन प्रोग्राम के अंदर जो आप पूछ रहे थे, ये सबसे पहले आ गई डिक्लेरेशन दो वेरिएबल्स की, एक नम जो हम नंबर लेंगे यूजर से, और एक स्क्वायर जो भी स्क्वायर कैलकुलेट होकर आएगा एज इंटीजर। ठीक है, उसको प्रॉम्प्ट दी हमने कि एंटर अ नंबर, और उससे हमने इनपुट ले लिया कि नंबर बता दो। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर नंबर, और ये ब्रैकेट में हमने उसका पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जब हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, कॉल का ये वाहिद, अब हमें ये एक लाइन सिर्फ हम लिखेंगे, इस एक लाइन के लिखने की वजह से, अब जरा आप यहाँ पे फोकस करके समझने की जरूरत है, हम कॉल किसको कर रहे हैं, डिस्प्ले रिजल्ट को। अच्छा, डिस्प्ले रिजल्ट की नाम की क्या चीज ऊपर हमारे पास से गुजरी है जो हमने खुद बनाई थी, डिस्प्ले रिजल्ट के नाम से हमारे पास ये हमने प्रोसीजर बनाया था। डिस्प्ले रिजल्ट में होगा क्या, द स्क्वायर इज, ये वाली लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और इसमें जो है एक चीज मैं थोड़ी सी और करेक्शन कर दूं यहाँ पे, ये वाला पोर्शन आपको समझ आया मेन प्रोग्राम में इनको यूज कैसे करना है मात। जी, मगर इसमें हमने मेन प्रोग्राम से ऊपर ये दोनों चीज़ें क्या कहते हैं, लिखी हुई हैं, फंक्शन और प्रोसीजर। हाँ, तो जब इसी तरह करते हैं या फिर मेन प्रोग्राम के अंदर करते हैं ये? यानी मेन प्रोग्राम से ये कमेंट है सिर्फ, बाय द वे आपने ये नहीं समझना कि आपका एक्चुअल सूडो कोड यहाँ से शुरू हो रहा है। बाय द वे जब भी किसी भी चीज से पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश लगे तो ये सिर्फ कमेंट होता है। मेन प्रोग्राम सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे ये लिखा कि इसको एक्चुअल में यूज किस तरह से करेंगे, अदरवाइज ये सारा ही हमारा मेन प्रोग्राम है। लेकिन यहाँ पे मेन प्रोग्राम सिर्फ ये लिखा, ये दिखाने के लिए आप इसको मेन प्रोग्राम की जगह कमेंट डाल सकते हो कि एप्लीकेशन या यूजिंग ऑफ डिफाइंड फंक्शंस एंड प्रोसीजर। मेन प्रोग्राम का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल सूडो कोड यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, मेन प्रोग्राम का मतलब सिर्फ ये था कि वो आपको एप्लीकेशन दिखा रहे हैं कि ऊपर डिफाइन किए गए फंक्शन और प्रोसीजर जो है उनको आगे इस्तेमाल कैसे करना है, उनकी वजह से कोई चीज कैलकुलेट कैसे होगी, और कैलकुलेट हुई हुई चीज जो है वो आउटपुट या डिस्प्ले कैसे होगी। मेन प्रोग्राम का मतलब सिर्फ इस कमेंट का ये था। इस मेन प्रोग्राम के कमेंट से ये आपने नहीं समझना कि यही यहाँ से सूडो कोड स्टार्ट हो रहा है। सूडो कोड तो पहली लाइन से ही, जब हमने फंक्शन डिफाइन करना शुरू किया था, वहीं से शुरू हो गया था। एक एग्जांपल अच्छा मैं आपको और दिखाता हूँ इसकी। जी बेटा। अच्छा, अब ये जरा दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम। इसी के आगे हम कैलकुलेट एवरेज वाली, कि एक फंक्शन हम बना रहे हैं कैलकुलेट एवरेज के नाम से। ठीक है, एक फंक्शन बना रहे हैं कैलकुलेट एवरेज के नाम से। ठीक है, उसमें हम फॉर तीन स्कोर्स लेके उन तीनों का एवरेज हमें निकलवाना था, तो हमने यहाँ पे स्कोर वन, स्कोर टू, स्कोर थ्री नाम से, के नाम से तीन हमने रख दी यहाँ पे वेरिएबल्स या पैरामीटर पास कर दिए, तीनों की डेटा टाइप इंटीजर। लेकिन एवरेज क्योंकि पॉइंट वैल्यू वैल्यू निकलती है अक्सर, तो उसको हमने एज रियल यहाँ पे
डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो इसमें हमने, अब आप ये देखो कि इस फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं इस एवरेज को, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक लोकल वेरिएबल हमारा हो जाएगा। सही है मोहम्मद, मुझे इसकी तार ला के दो दूसरी बेटा। ठीक है। ठीक है, और फिर इस फंक्शन के अंदर हमने उसको बता दिया कि किस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आप एवरेज यहाँ पे निकाल रहे होगे। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे हम अगर देखें, फिर प्रोसीजर आ रहा है अगेन, जैसे पीछे हमने स्क्वायर निकालने के लिए जो लाइंस थी उसको हमने फंक्शन के तौर पे डिक्लेयर किया था, और कैलकुलेटेड स्क्वायर को डिस्प्ले के प्रिंट करवाने के लिए जो लाइंस थी उसको एज हमने प्रोसीजर रखा था, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होनी थी। तो इसी तरह से यहाँ पर एवरेज की कैलकुलेशन वाले जो स्टेप्स हैं उनको हम एज फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, और कैलकुलेटेड एवरेज जो है वो जो भी निकलनी है या उस एवरेज के अकॉर्डिंगली उसको पास या फेल कहलवाना है, सिर्फ इस चीज़ का जो डिसीजन है वो अगेन, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं निकलनी वहां पर, तो उसको हम एज प्रोसीजर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि अगर उसकी एवरेज 50 या 50 से ज़्यादा हो तो ये वाला मैसेज चला जाए कि वो पास है, और अदरवाइज अगर वो 50 या 50 से ज़्यादा नहीं है तो उसको फेलिंग वाला जा रहा होगा। अगेन यहाँ पे मेन प्रोग्राम से आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ से अब एक्चुअल सूडो कोड शुरू हो रहा है। यूँ समझे कि दिस इज एक्चुअली द एप्लीकेशन या कॉलिंग पार्ट ऑफ द फंक्शन एंड प्रोसीजर्स विच वी हैव डिफाइंड अर्लियर। ये वो चीज़ है, यहाँ पे कमेंट आप कोई भी सूटेबल दे सकते हो। ठीक है, अब हमने डिक्लेयर किया S1 स्कोर 1 स्कोर 2 स्कोर 3 को एज इंटीजर और एवरेज को एज रियल रखा, उससे इनपुट ले लिए तीनों स्कोर्स के, और फिर उनको एवरेज निकलवा के कैलकुलेट एवरेज। एवरेज के अंदर अब आप अच्छा ये देखो जरा, ये समझने की बात है यहाँ पर कि एवरेज की कैलकुलेशन के लिए इससे पहले आप कोई भी ऐसा प्रोग्राम बनाते थे हमाद, तो यहाँ पर सीधा सीधा आप एवरेज का जब फॉर्मूला लिखते थे आप वो लिखते थे कि फॉर एग्जांपल क्या नाम है आपका, S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइडेड बाय 3। इस लाइन में जिसको मैं अब सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं जूम इन भी कर रहा हूँ, इस लाइन में आप वो फॉर्मूला लिखते थे। लेकिन अब एवरेज के आगे, असाइनमेंट ऑपरेटर के आगे आपको क्या लिखा नजर आ रहा है, क्या चीज है भला, टेक्निकली क्या चीज है बताइए। फंक्शन। फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, यानी एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज कैसे निकलेगी। अब एवरेज निकलेगी, हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब ये कि हम इस पूरी लाइन को जो हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, ये रहा फंक्शन कैलकुलेट एवरेज को जो कॉल कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम उसको कह रहे हैं कि तुम ये 3 काम कर दो। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ऊपर कि किसी एक एम्प्लॉय को अगर उसका काम बता दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल किसी चीफ गेस्ट ने आना है, तो तुमने उसको इस इन इन तरीकों से प्रोटोकॉल देके उसको रिसीव करना है, तो जब उसको उसकी जॉब के लिए कॉल किया जाता है तो वो सारे स्टेप्स दोबारा नहीं बताए जाते, सिर्फ जॉब डिस्क्रिप्शन की हेडिंग बताई जाती है, वो अपना काम कर देता है। कहाँ चला गया मेन ये, यहाँ पे। तो इसी तरह यहाँ पे एवरेज का ना हम एक्चुअल फार्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हम सिंपल प्रोग्राम नहीं बना रहे, हम फंक्शन एंड प्रोसीजर्स की इन्वॉल्वमेंट वाला ये प्रोग्राम था, तो हमने एवरेज का फार्मूला लगाने की बजाय उस फंक्शन को डिक्लेयर, उस फंक्शन को कॉल किया, उसका नाम लिखा, जिसके अंदर हमने फार्मूला ऑलरेडी रख रखा है। बस हमें करना ये है कि फंक्शन के नाम के साथ हम पेरीमीटर जरूर बताएंगे, ताकि वो S1 S2 S3 की वैल्यू उठा ले। कहाँ से उठा ले, कि जस्ट हमने पीछे यहाँ पर इनपुट लिया है, यहाँ यूजर से पूछा है कि S1 S2 S3 स्कोर 1 स्कोर 2 स्कोर 3 तुम बता दो। ठीक है, इसी तरह से जब हमने, अब इस लाइन की वजह से एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा इस पे यकीन है, लेकिन वो कैलकुलेटेड एवरेज हमें जाहिर है डिस्प्ले या प्रिंट या आउटपुट भी करवानी है। तो अगेन अगर हम फंक्शन या प्रोसीजर के बगैर कर रहे होते तो इस लाइन की जगह हम क्या लिखते, आप वो बताओ पहले। हाँ, आउटपुट एवीजी। जी बस वो लिखते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एवरेज आउटपुट करवाने के लिए एक पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया, और हम उस प्रोसीजर को कॉल करवाकर उस प्रोसीजर के थ्रू आउटपुट करवाना चाह रहे हैं, तो अब उस प्रोसीजर को कॉल करने का टाइम है, जिसकी जॉब डिस्क्रिप्शन या जिसका रोल या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही सिर्फ ये कि वो क्या कर देगा, वो एवरेज को प्रिंट कर देगा। अब दोबारा जाके देखते हैं, डिस्प्ले रिजल्ट और ब्रैकेट में एवरेज जो हमने लिखा उसका क्या हमने काम ऊपर डिफाइन किया था, ये रहा डिस्प्ले रिजल्ट में। अब यूजर को अगर उसके एवरेज जो है वो 50 से ज्यादा मिली तो सिर्फ ये लाइन लिखी आ रही होगी। ठीक है, और अगर उसकी एवरेज 50 से कम है तो उसको सिर्फ और सिर्फ आउटपुट में ये लाइन मिल रही होगी। किस वजह से, क्योंकि हम इस प्रोसीजर को इस लाइन में कॉल कर रहे हैं। आई होप इस वाले एग्जांपल से क्लियर बेहतर तरीके से हो गया होगा। जी सर। अच्छा, मुझे एक चीज ऊपर समझ नहीं आई
के ऊपर जब हम वो फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे, तो उसमें बिल्कुल आखिर में रिटर्न को भी रिटर्न एज इंटीजर या रिटर्न एज रियल लिखा हुआ था। वो क्यों लिखा हुआ था? की बात कर रहे हो या पिछले की? इसी की बात कर रहा हूँ। ये फंक्शन की या प्रोसीजर के अंदर? फंक्शन। ये वाला फंक्शन कैलकुलेट एवरेज वाला। हाँ, आप इसकी बात कर रहे हो जिसको मैंने अब सेलेक्ट किया। जी। हाँ, ये क्यों लिखा हमने? इसलिए लिखा, देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इन ये इंडिविजुअल पैरामीटर्स के हर एक के डेटा टाइप साथ साथ लिखी हुई हैं। स्कोर 1 की इंटीजर, स्कोर 2 की भी इंटीजर, स्कोर 3 की भी इंटीजर। और ये जो लिखी हुई है रिटर्न्स रियल, ये पूरे इस फंक्शन की बात हो रही है। यानी कैलकुलेट एवरेज फंक्शन में इन तीन पैरामीटर्स को यूज करते हुए जो एवरेज निकलेगी वो तीन इंटीजर होंगे, और जो एवरेज ओवरऑल इटसेल्फ एवरेज निकलेगी उसकी डेटा टाइप हमने सूटेबल रखी रियल, क्योंकि हमें पता है कि एवरेज पॉइंट वाली हो सकती है। तो रिटर्न्स रियल मींस, यानी कि ये इसकी हम डेटा टाइप बताने का तरीका है कि ये जो कैलकुलेट एवरेज में जो हम एवरेज निकल के आ रही होगी, वो हमारे ख्याल से हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो रियल नंबर होगी, वो पॉइंट वाला नंबर होगी। सही है। सही है। और ये हमेशा इधर ही लिखना? हाँ, इसी लाइन में, एक ही लाइन में, जैसे हम पीछे नॉर्मल डिक्लेरेशन में सारा एक ही लाइन में लिखते आए हैं, चाहे एरेज हो या कुछ भी। अच्छा, एक एग्जांपल मैं जरा आपको और दिखा दूं, फिर हम और आगे चलते हैं। ये कहो तो अब मैं अब आपको एक छोटा सा टास्क दे दूं, अगर समझ आ गया इसी लेवल का, यानी अगर हो तो। जैसे कि एक सवाल है कि राइट सूडो कोड फॉर अ प्रोग्राम। मैं आपको ये चैट में भेज भी देता हूँ। राइट सूडो कोड फॉर अ प्रोग्राम, कहाँ गया ये रही आपकी चैट। अच्छा, अब हम कह रहे हैं राइट pseudocode फॉर अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ फंक्शन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। अच्छा, ये क्योंकि हम बहुत बेसिक अभी कर रहे हैं, तो इसमें आपको सवाल में साफ इंस्ट्रक्शंस वाजे बताई जा रही हैं कि किस काम के लिए फंक्शन बनाओ, किस काम के लिए प्रोसीजर। लेकिन जब आप 15 मार्क वाले क्वेश्चन बना कर रहे होगे सॉल्व, तो वहां पर आपने ये खुद ही एज्यूम और डिसाइड करना होगा कि जाहिर है कौन सी चीज में वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो उसके लिए मैं फंक्शन बना दूं। कौन सी चीज के लिए वैल्यू नहीं रिटर्न हो रही बल्कि कुछ स्टेप्स एग्जीक्यूट करवाए जा रहे हैं, तो उसको मैं प्रोसीजर बना दूं। लेकिन यहाँ तो बहुत ही आसानी के लिए आपको खुद बता दिया गया कि फंक्शन बनाओ एक कैलकुलेट करवाने के लिए एरिया, और प्रोसीजर बना दो उस एरिया को ये बताने के लिए एज पर एरिया कि वो सर्कल जो है वो बिग है या स्मॉल है, और क्राइटेरिया भी बता दिए। जैसे पीछे एवरेज कैलकुलेट करवाने का एक फंक्शन था, और कैलकुलेटेड एवरेज अगर इतनी वैल्यू से ज्यादा हो तो पास, या नहीं तो फेल का मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए हमने एक प्रोसीजर बनाया था। ठीक है, बात समझ आ गई? आप इसको उससे रिलेट करते हुए सोचोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। उधर हम क्योंकि एवरेज के लिए 3 स्कोर्स चाहिए थे वो पूछ रहे थे, इधर हम एवरेज के लिए पूछ रहे हैं रेडियस पूछ रहे हैं, और बाकी सारा उन्होंने खुद ही बताया हुआ है। हो जाएगा, ट्राई करो अहमद बेटा, मैं इंतजार करता हूँ फिर जी आप। सर। चलिए ट्राई करें तो।
सर कर लिया मैंने। जी आप भेजो। सर मैं अभी भेज नहीं सकता क्योंकि अभी फ़ोन नहीं मिल रहा। ओके चलो फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ, और आप मुझे बताओ कि आपने भी ऐसे ही किया है या नहीं किया, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लूँ आपसे। हाँ जी, ये देखिएगा, यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, यहाँ से। ठीक है, एक फंक्शन बनाना था, उन्होंने खुद नाम बता दिया था कैलकुलेट एरिया के नाम से, नाम अगर नहीं भी बताया था तो कोई मसला नहीं है, और रेडियस भी रियल होगा और रिटर्न भी करेगा कैलकुलेट एरिया की अपनी मेन जो है वो डेटा टाइप भी रियल होगी। डिक्लेयर एरिया कर दिया एज रियल, एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, रिटर्न एरिया कर दिया, और एंड फंक्शन हो गया, ये फंक्शन बन गया। प्रोसीजर बन रहा है जो कि डिस्प्ले करेगा साइज को, और उसके अंदर एक स्टेटमेंट आ गई। अब आप जरा चेक करके बताओ इतना पार्ट आपका सही है एज इट इज। सर है तो सही। मैं मुझे से एक सवाल पूछना है कि हाँ जो हमने सबसे पहले लिखा हुआ है फंक्शन कैलकुलेट एरिया ब्रैकेट रेडियस रियल, तो ये हमने इधर रेडियस रियल क्यों लिखा है? रेडियस तो वो पैरामीटर है ना, जो कि एरिया के फॉर्मूले में देखो आपको क्या चीजें मिलेंगी, सिर्फ पाई की वैल्यू और रेडियस का स्क्वायर होता है। जैसे हम पीछे, जैसे अब क्या पिछला सवाल क्या था, एवरेज वाला, तो उसमें तीन पैरामीटर्स थे, स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3। उनकी मदद से वहां पर एवरेज निकल रही थी। यहाँ पे एरिया निकलेगा किसकी मदद से, रेडियस की मदद से। तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, वो भी पॉइंट में होने के चांसेस है, इसलिए उसको हमने एज्यूम करते हुए रियल रख ली डेटा टाइप। अच्छा, तो यानी ये वो होता है जो हमें वैल्यू चाहिए होती है, फॉर्मूले में पुट करने के लिए। जो हम अपने फॉर्मूला वगैरह में इनपुट करें फंक्शन में। अब वो जो भी चीज होगी, जिस चीज का फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंगली यहाँ पर रेडियस भी आ सकता है, डायमीटर या जो भी, एज पर सिचुएशन। ठीक है, तो यानी सही है। आपने ये वाली चीज बस नहीं लिखी थी, रेडियस वाली चीज, पैरामीटर नहीं नहीं। नहीं, लिखिए लिखिए लिखिए। अच्छा, सही है, फिर बाकी सारा ये पहला फंक्शन पूरा सही है, ये देख लो आप इतना जी। एज इट इज है बिल्कुल आपका। जी, बस मैंने रेडियस टाइम्स रेडियस का रेडियस स्क्वायर लिख दिया, वो जो वो क्या सही। हैट सी होती है। हाँ, वो वाला साइन जो ऊपर की तरफ पॉइंटेड होता है, हाँ वो भी कर सकते हो। अच्छा, फिर प्रोसीजर आपने देख लो कि एज इट इज बनाया है बिल्कुल। प्रोसीजर का नाम, उसके अंदर पैरामीटर, और फिर इफ कंडीशन लगाई है आपने, क्योंकि ये वो प्रोसीजर है जब इसको सबसे आखिर में कॉल किया जाएगा, इससे पहले रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा उस फंक्शन को कॉल करके जो हमने ऊपर बनाया। जब फंक्शन को कॉल करके रेडियस की कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इस प्रोसीजर को कॉल किया जाएगा। इस प्रोसीजर के अंदर ऊपर का कैलकुलेटेड जो रेडियस था उसको जज किया जाएगा इस कंडीशनल स्टेटमेंट में डाल के, कि अगर वो 10 से ज्यादा है तो सिर्फ मैसेज जाएगा दिस इज अ बिग सर्कल, और अगर 10 से कम है तो ये मैसेज जा रहा होगा। ये आपने एज इट इज बनाया, जरा ये भी कंपेयर कर लो अपना। जी सर। ठीक है, फिर उसके बाद तो चीजें जो डिक्लेयर करनी होती हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, वो डिक्लेयर कर दी। रेडियस हमें पूछना होगा, ठीक है, और हमें एरिया के लिए ए कर दिया हमने, और इनको रियल रखा। ये सब भी है आपके पास, ये सब आपने प्रॉम्प्ट देके इनपुट ले लिया, रेडियस। जी। अच्छा, और फिर आखिरी चीज ये कि एरिया निकलेगा, एरिया की कैलकुलेशन वाला फंक्शन कॉल करके, ठीक है। और उसके बाद फिर आखिरी चीज ये। सर हम इसमें डायरेक्ट कॉल वो नहीं कर सकते, कॉल कैलकुलेट एरिया आर? हाँ वो भी तो कर सकते हो, हम यहाँ पे ये अप्रोच अपना रहे हैं कि एरिया के अंदर पहले स्टोर करवा रहे हैं, और फिर इस लाइन में हम इस प्रॉम्प्ट के साथ, प्रॉपर लाइन के साथ एरिया इज, फिर वो हम आउटपुट करवा रहे हैं। नहीं, तो ऊपर जब हमने एक फंक्शन लिखा है कैलकुलेट एरिया, उसके हम्म, अंदर भी तो हम एरिया के अंदर सेव करवा रहे हैं एरिया की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट ना लिख दें आउटपुट द एरिया इज कैलकुलेट एरिया? पहले आप कैलकुलेट करवा रहे हो, हाँ फिर आउटपुट करवा दो, सही है, ऐसे भी सही है। ठीक है, आप जो कह सही रहे है। हो वो भी कर सकते हो। और फिर आखिर में अपना प्रोसीजर को सबसे आखिर में हम कॉल कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसीजर के अंदर रेडियस की बेसिस के ऊपर कमेंट जाना है, तो इसलिए इसको आखिर में सबसे कॉल किया जाएगा, ताकि जब रेडियस ये पैरामीटर इसका आर कैलकुलेट हो चुका हो, फिर उसके बेसिस पर अकॉर्डिंगली जो इफ स्टेटमेंट में था वो मैसेज बिग या स्मॉल वाला चला जाए। सही है, आपने भी ऐसे ही किया सही है। जी, सेम। बस मैंने वो कैलकुलेट एरिया वाला थोड़ा डिफरेंटली किया है।
ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बस एक सवाल भेज रहा हूँ जो होमवर्क होगा आपका, फिर क्लास एंड कर देते हैं। आपका जो होमवर्क वाला सवाल है वो इसी लेवल का है, और इवन और ऑड वाला है वो बस मैं आपको भेज दूँ, फिर हम क्लास एंड कर देंगे। ये आपका होमवर्क वाला सवाल हो जाएगा बस एक। ठीक है, ये आप होमवर्क में कर लेना। प्लस मैंने एक वर्कशीट ऊपर आपको भेजी है फंक्शन एंड प्रोसीजर बेसिक्स के नाम से, वो आप कर लेना होमवर्क में। और वर्कशीट्स तो और भी हैं, वो भी अगर कहोगे तो मैं और भी फिर फंक्शन एंड प्रोसीजर की वर्कशीट और भी भेज दूंगा। फिर अब हम इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि हम वो सवाल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हम कर सकते हैं अब, जो कि जिसमें लीनियर सर्चिंग और बबल सॉर्टिंग बस इन्वॉल्व ना हो। उसके अलावा इनके बगैर वाले जो भी पास पेपर के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और वो भी उसी में आपको मिलेंगे। वो खैर मैं अपने सामने करवाऊंगा आपको पहली दफा, अभी आप उनको शुरू नहीं करना। अभी आप बस ये एक क्वेश्चन और जो वर्कशीट भेजी है वो कर लेना, और टाइम बचे तो मुझे बताना, मैं और भी वर्कशीट्स की भेज दूंगा बेसिक्स वाली। ठीक है, सही है सर। चलो बेटा, ओके। अल्लाह हाफिज।